सो टुडे वी आर स्टार्टिंग लेंस। लेंस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा अगर हम तुमको लास्ट क्लास से कंटिन्यू कराना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज इस टाइप से है, मान लेते हमारे पास कोई चीज इस टाइप से है, ये किसी ग्लास का किसी चीज का बना हुआ है। मान लेते हैं ये है μ1, ये भी है μ1 और ये है μ2, समझ रहे हैं। मान लेते हैं ये है μ1, ये है μ1, दोनों साइड का मीडियम सेम है और बीच में ये जो थिकनेस है ग्लास का या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का है जिसका रिप्रेजेंटेशन है μ2। अब हमारा ये कहना है कि भाई हमारा ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये पहले रिफ्रैक्शन यहाँ करेगा, ये पहला रिफ्रैक्शन यहाँ करेगा और फिर ये दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ करेगा और फाइनली कहीं इमेज बनाएगा। जब ये लाइट यहाँ से चलेगा तो सबसे पहले वो μ1 से μ2 में जाएगा, फिर μ2 से μ1 में जाएगा और इमेज यहाँ बनाएगा। ये मान लेते हैं P1 है, ये है P2। मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का C1 पे है और ये जो स्फीयर है P2 वाला उसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे है, हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था हम वही फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे, हम पहले रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे, हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U, जो भी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। अब यहां समझो ये V1 क्या है भाई, ये V1 है P1 से लेकर I1 तक की डिस्टेंस। ये जो पहला जब रिफ्रैक्शन हुआ μ1 से μ2 तब जहां इमेज बनता उसको बोलेंगे I1। P1 से लेके I1 तक का डिस्टेंस क्या है, V1 है। तो पहला रिफ्रैक्शन जब हुआ ऑब्जेक्ट O पर था, इमेज कहां बना, I1 पर, रेडियस कर्वेचर है R1। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, अब होगा सेकेंड रिफ्रैक्शन। जब सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस पे होगा, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा P2 से लेकर I1 तक। कहा, इसके पोल P2 से लेकर I1 तक और यहां पर कहां था, P1 से लेकर I1 तक। हम कह रहे हैं इफ P1 P2 टेंड्स टू 0, और P1 P2 बहुत छोटी है, इसको बोलते हैं थिन लेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब P1 से लेकर I1 की दूरी लगभग इक्वल टू होगी P2 से लेकर I1 की दूरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो इमेज डिस्टेंस था और यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, P1 से जो इमेज का डिस्टेंस था और P2 से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हालांकि दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनमें एक फर्क है, इतने का फर्क है, इस थिकनेस का फर्क है। बट बिकॉज ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस इमेज का P1 से था वही डिस्टेंस इमेज का P2 से भी है। तो हम इस केस में लिख सकते हैं दोनों के इक्वल टू V1। तो क्या लिख देंगे, अब लिखेंगे μ2 बाई V। अब यहां से यहां जा रहा है, सेकेंड मीडियम में μ1 बाई V, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, I पर। फाइनल इमेज कहां बन रहा है, I पर। I का मतलब क्या हो जाए, P2 से लेकर I तक। μ1 बाई V माइनस μ2 बाई U, U का वैल्यू क्या लिखेंगे, V1, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, V1। फर्स्ट केस में जो इमेज का डिस्टेंस था वही सेकंड केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो देखो ये और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय R2। यही कल मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, म्यू इन द लास्ट मीडियम डिवाइडेड बाय V माइनस म्यू इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नेक्स्ट माइनस म्यू प्रीवियस बाय करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब सोचो, यहां पे तुम ले लो μ1 कॉमन, 1/v माइनस 1/u, यहां ले लो μ1 कॉमन, और इन दोनों ब्रैकेट में से ले लो μ2 माइनस μ1 कॉमन, तो कितना आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से तुमको मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसको यहां ले आके डिवाइड कर दो, μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वन बाई वी माइनस 1/u इज μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तुम्हारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया, ये तुम्हारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया कि अगर एक के बाद एक सडनली वन आफ्टर अनदर, अगर दो रिफ्रैक्शन हो रहा हो स्फेरिकल सरफेस पे, एक यहां हो रहा है इसके तुरंत बाद हो रहा हो, एक यहां पे हो रहा हो और एक यहां तुरंत बाद हो रहा हो, तो तुम उसका एक स्टेप में फाइनल इमेज निकाल सकते हो। तुमने उसका दो रिफ्रैक्शन को मर्ज करके एक फॉर्मूला बना लिया, तुमने दो रिफ्रैक्शन के इक्वेशन को मर्ज करके एक फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला कहते हैं, इस फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो समझ लेना, तो यहां पे हो गया 1/v माइनस 1/u इज μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब तुम जानते हो, यू नो, क्या जानते हो कि अगर u की वैल्यू है माइनस इंफिनिटी और u की वैल्यू क्या हो जाए माइनस इनफाइनाइट, यू नो दैट इफ u इज माइनस इनफाइनाइट व्हाट इज v, v इज कॉल्ड फोकस। अगर हम यहां प्लेस कर दे माइनस इनफाइनाइट तो ये कितना हो जाएगा फोकस। अगर हम इसको इक्वेट करना चाहें एक और स्टेप में तो क्या लिखेंगे, यहां क्या लिख दें 1 बाय फोकस और यहां क्या लिख दें माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, ये कितना हो गया 0। तो यानी कि तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया, यानी कि तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया वो देखो, योर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। तो दो इक्वेशन चले आए, तुम देखो हमने जब u को रखा माइनस इनफाइनाइट तो v को करस्पॉन्डिंगली क्या बोलेंगे फोकस। तो पहला इक्वेशन तुम्हारा आया फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो, पहला इक्वेशन आया फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो, तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर दें तो 1/v माइनस 1/u इज माइनस 1/f। इसको हम बोलते हैं लेंस इमेज फॉर्मूला, लेंस इमेज फॉर्मूला। इसका यूज करके आप क्या करते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो तो आप इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा है फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो, सॉरी सेकेंड और लास्ट, तो क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वन बाय एफ इज इक्वल टू देखो μ2 और μ1 माइनस 1 इंटू, इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो लेंस बनाते हैं एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का, अगर तुमको लेंस चाहिए, अगर तुम एक लेंस बनाना चाहते हो जिसकी फोकल लेंथ तुमको पता है, जिस फोकल लेंथ का तुम लेंस बनाना चाहते हो, तुम्हारा मटेरियल ग्लास का पता है, सराउंडिंग मीडियम का पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा चूज करें कि हमको ये फोकल लेंथ मिल जाए। तो एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के लिए किस मीडियम का बना लेंस, किस मीडियम में प्लेस करने पर उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के कौन से कॉम्बिनेशन के लिए इतना फोकल लेंथ है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो समझ लो लेंस कोई नया चीज नहीं है, लेंस इज जस्ट ए शॉर्टकट। लेंस जो होता है ना, हम कह सकते हैं लेंस इज शॉर्टकट फॉर टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस, तो लेंस कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो दो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन का एक कंबाइंड फॉर्मूला है जो यहां पर आ रहा है तुमको।
इस बात का ध्यान रखना कि मैंने यहाँ दो एजम्पशन लिए हैं, मैंने यहाँ दो जो है चीजें एज्यूम की हैं, जो अगर वैलिड नहीं होगा तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। कौन कौन सा? पहली बात, मैंने इस थिकनेस को नेग्लिजिबल माना था, मैंने इस थिकनेस को नेग्लिजिबल माना था। अगर ये थिकनेस नेग्लिजिबल ना होती, अगर ये थिकनेस दिया होता 5 सेंटीमीटर, अगर किसी क्वेश्चन में ये थिकनेस दिया होता 5 सेंटीमीटर, तो क्या करते? पहले इस फॉर्मूले को लगाते, इस फॉर्मूले को लगाने से हमको क्या मिलता? V1 मिलता। अब सेकेंड सरफेस के लिए हम V1 में से 5 माइनस करते। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्योंकि P1 से जो डिस्टेंस है इमेज का, वही हमने यहाँ P2 से भी मान लिया है। लेकिन अगर P1 P2 की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तो अगर P1 से डिस्टेंस है सपोज 20 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 5, तो P2 से कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 15 डालेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? दोनों को सेम डाल रहे हैं। अदरवाइज ये हो गया 20, उसमें 5 माइनस, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 15। तो उस केस में तुम्हारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा, मैंने दोनों साइड का मीडियम सेम माना है, इधर भी μ1 इधर भी μ1। इसीलिए देखो यहां पर हमने μ1 डाला था फर्स्ट मीडियम, μ2 सेकेंड मीडियम। बाद में क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया, μ1 हो गया फर्स्ट मीडियम और μ2 हो गया सेकेंड मीडियम, μ2 हो गया सेकेंड मीडियम। अगर दोनों साइड का मीडियम डिफरेंट होगा तो भी तुम्हारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब तुमको बेसिक से इन दोनों को निकाल के तब करना पड़ेगा। याद रखना, लेंस फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दो कंडीशन होंगे। लेंस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ, लेंस फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली इफ फर्स्ट थिकनेस टेंड्स टू 0, थिकनेस टेंड्स टू 0। अगर थिकनेस है तो लेंस फॉर्मूला मत लगाना, ये दोनों फॉर्मूला मत लगाना। ये लगेगा, ये दोनों तब भी लगेगा मॉडिफाई होके। सेकेंड, पहली बात थिकनेस 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, इधर μ1 इधर μ2। अगर इधर लेफ्ट साइड μ1 तो राइट साइड भी μ1। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ μ1 यहाँ μ2 यहाँ μ3, तब भी नहीं लगेगा। तब तुम्हारा वो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा μ3, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तब भी लगेगा 2 बार। दूसरा, मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, तभी ये फॉर्मूले वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। कोई डाउट यहां तक में किसी को? कोई डाउट? लिखो, राइट इट डाउन। इसको देखो ध्यान से, ये लेंस देखने में कैसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 का कितना और 2 का कितना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सर्फेस और सेकंड सर्फेस से क्या है, वो तो यहाँ पे आ रहा है, वो तो शेप हो गया। देखो R1 R2 से क्या डिटरमाइन होगा? शेप, दिखने में कैसा है, कॉन्वेक्स है कॉन्केव है कैसा है, वो तो यहाँ से डिटरमाइन होगा। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि μ2 बाई μ1 जिस मीडियम का बना है लेंस डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में रखा है लेंस, इसमें भी फोकल लेंथ डिपेंड करता है। इसलिए एक ही लेंस को अगर तुम पानी में डिप कर दो, एयर में रखो, तो दोनों में उसकी फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। एग्रीड? मान लो हम यहां पर चाहते हैं जानना कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है बताओ? तुम जानते हो मैग्निफिकेशन होती है m1 इंटू m2। जब भी रिफ्रैक्शन किसी सरफेस पे होता है, जब भी रिफ्रैक्शन किसी एक स्फेरिकल सरफेस पे होता है, फॉर्मूला होता है μ1 बाई μ2 v बाई u, μ1 बाई μ2 v बाई u। जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो फर्स्ट मीडियम था μ1, सेकेंड मीडियम था μ2, u और यहां था v1, यहां था v1। जब सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ तो μ1 अब कहां से कहां जा रहा है? μ2 से μ1, तो क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 टाइम्स ऑफ, देखो जब पहली बार गया था तो 1 से 2 में गया था, जब दूसरी बार हुआ तो 2 से 1 में गया। जब पहली बार हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, इमेज डिस्टेंस था v1। सेकेंड जब हुआ तो इमेज डिस्टेंस था v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था v1। तो देखो ये और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा,
कितना आएगा v बाई यू, कितना आएगा v बाई यू। तो देखो यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है नेट मैग्निफिकेशन, 2 रिफ्रैक्शन के बाद यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू। सो हियर यू वुड गेट दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हियर यू वुड गेट दैट द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, थर्ड फॉर्मूला हमारा v बाई यू, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू। एग्रीड? तो याद रखना मिरर के केस में यहां प्लस था, मिरर के केस में यहां प्लस था और यहां माइनस था। लेंस के केस में यहां माइनस है, यहां प्लस है। मतलब अगर हम मिरर के फॉर्मूले में और लेंस के फॉर्मूले में देखें तो सिर्फ u की जगह क्या डालना है, माइनस यू। अगर u की जगह क्या डाल दे, माइनस यू, तो लेंस मिरर बन जाता है, मिरर लेंस बन जाता है। समझ रहे हो? तो याद रखना जहां पे प्लस है, जहां इस फॉर्मूले में प्लस वहां मैग्निफिकेशन में माइनस, और जहां इस फॉर्मूले में माइनस और मैग्निफिकेशन में प्लस। ठीक है, लिखो इसको, मैग्निफिकेशन में लिख लो। हमें एक लेंस दिया हुआ इस टाइप से, हमें एक लेंस दिया हुआ इस टाइप से, इस लेंस में ये एयर में रखा हुआ है, ए बाई कन्वेक्स लेंस, ए बाई कन्वेक्स लेंस with equal radii of curvature of the two surfaces, that is R1 that is R2, both are suppose both are 20 सेंटीमीटर। मान लेते दोनों 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है इन मैग्नीट्यूड, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये एयर में रखा हुआ है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर में रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, इट्स फोकल लेंथ इन एयर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर इज व्हाट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इफ इट इज डिप्ड इन वाटर, इफ इट इज डिप्ड इन वाटर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, फाइंड न्यू फोकस, फाइंड न्यू फोकस। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? आपको एक लेंस दिया गया है जो बाई कन्वेक्स है, जो बाई कन्वेक्स थिन लेंस है, और इसमें जो है रिफ्रैक्टिव, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं, मान लेते हैं रे इस तरह से गिर रहा है, मान लेते हैं रे इस तरह से गिर रहा है, लाइट इस तरह से गिर रहा है इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 फोकल लेंथ होता है म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो जब वो एयर में है तो क्या लिखेंगे बताओ? म्यू लेंस 1.5, जिस मीडियम में ये रखा हुआ है कौन सा है? एयर। देखो जब ये 1.5 का बना हुआ ग्लास का एयर में रखा हुआ था, तो मीडियम, सराउंडिंग मीडियम 1 -1 इंटू 1/, अब जरा देखो ये जो दिख रहा है तुमको सरफेस, ये जो पॉइंट दिख रहा है P1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहां होगा? यहां होगा। ये जो तुमको पॉइंट दिख रहा है P1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 यहां पर होगा। तो P1 C1 क्या हो जाएगा? +R प्लस 20 सेंटीमीटर। क्यों प्लस होगा जी? क्योंकि P से C तक देखो लाइट इधर गिर रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द वेक्टर PC -1/। अब जरा इसको देखो,
सेकेंड वाले को देखो, ये जो सरफेस है P2, इसका जो रेडियस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लेफ्ट साइड होगा, वो कहीं यहां पर होगा C2, तो P2 C2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। P1 C1 पॉजिटिव क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, P2 C2 आएगा निगेटिव क्योंकि इस सरफेस का सेंटर इसके लेफ्ट में लाई करेगा, सो P2 C2 नेगेटिव आएगा। तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20 प्लस 1/20 यानी 2/20, दैट वुड बी इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फोकल लेंथ इन एयर इज व्हाट you got, focal length in air is 20 सेंटीमीटर। एयर में इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब सेकेंड पार्ट है कि आपने इसको एक वाटर में डिप कर दिया, आपने ये मीडियम बदल के क्या कर दिया, वाटर कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, 1 बाय फोकल लेंथ इन वाटर कितना होगा, ये तो वही रहा लेंस का 1.5, डिवाइड किससे कर दो 4/3 माइनस 1। अब ये तो वही रहा फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो शेप पे डिपेंड करता है, तो शेप तो नहीं बदला है, मीडियम बदला है, तो ये तो वही रहेगा। तो इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/20, दैट वुड बिकम इक्वल टू ये हो गया 4.5/4 मींस 9/8, 1/8 टाइम्स ऑफ 2/20, 1/8 टाइम्स, देखो ये हो जाएगा 9/8, ये पूरा रेशियो हो जाएगा 9/8, 9/8 माइनस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/80, ये कितना हो गया 1/80। तो फोकल लेंथ इन वाटर कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ व्हेन दिस इज डिप्ड इन वाटर वुड बिकम इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बदल के हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इस टाइप के मीडियम में डिप करके हर साल मेंस में पूछता है, हर साल, एवरी ईयर, कि इसमें अगर इतनी है तो उसमें कितनी होगी। तो याद रखना ये फैक्टर नहीं बदलता है, पर ये फैक्टर बदल जाता है, उसके कारण तुम्हारा फोकल लेंथ बदल जाता है। ठीक है, वैसे एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास कोई नॉब होता, अगर मेरे पास कोई नॉब होता, कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि जिससे मैं इस एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा सकता हूं, मैं अगर सराउंडिंग मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मैं उसको धीरे धीरे बढ़ा सकता हूँ, 1 से 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, ऐसे कर सकता हूँ। तो ये बताओ अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, पहले इसको बताओ। जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, मैं इसको 1 रखा था, अब मैंने इसको 1.1 रख दिया, पहले ये 1 था, अब इसको 1.1 कर दिया, तो ये पूरा चीज क्या होगा, जब मैं इसको 1.1 करूंगा तो ये चीज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेगा जी। इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा और सब कुछ सेम है, खाली मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं। जब मैं इसको 1 से 1.1 और 1.1 से 1.2 और 1.2 से 1.3 करूंगा तो ये फैक्टर डिक्रीज, इसलिए पूरा डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, देखो इंक्रीज कर रहा है ना, एग्रीड? Yes, sir. और जब मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते इसके इक्वल कर दूंगा, जब मैं इसको भी 1.5 कर दूंगा तो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी। क्योंकि अगर मैं इसको 1.5 के इक्वल कर दूं सराउंडिंग मीडियम, यानी लेंस और मीडियम सेम मीडियम का बना है, जिस मीडियम का ये है, जिस मीडियम का लेंस बना है उसको उसी के मीडियम में डिप कर दो, समझ गए? जिस मीडियम का लेंस बना है उसको उसी की मीडियम में डिप कर दो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1, ये रेशियो हो जाएगा 1, तो फोकल लेंथ क्या होगा, कितना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, लॉजिकली भी इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा, अगर एक पैरेलल बीम आएगा और ये मीडियम सेम है, सारा मीडियम सेम है, ये और ये सब सेम है, तो एक पैरेलल बीम आएगा तो पैरेलल ही निकल जाएगा जी, निकल जाएगा ना, कहीं डेविएट करेगा, कहीं रिफ्लेक्शन करेगा ही, तो ये पैरेलल निकल जाएगा। कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा ना।
इस बार ये क्वेश्चन मेंस में आया था अप्रैल मंथ में। कब हुआ था लास्ट मेंस? मार्च में हुआ था ना, फेब में। एक मिनट, पहले लास्ट जो हुआ था मार्च में हुआ था। मार्च वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था कि अगर लेंस को उसी के मीडियम में डिप कर देंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी। 90% बच्चों ने 0 मार्क किया था, गलत। अगर ये और ये सेम होगा तो ये होल टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। 90% बच्चों ने मार्क किया था फोकल लेंथ 0 होगा, क्योंकि पढ़ता कोई नहीं है, पढ़ना ही नहीं किसी को। ये इस बार मेंस में आया था, बता रहा हूं। लास्ट मेंस जो हुआ है, लास्ट मेंस, उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो याद रखना, चाहे तुम फॉर्मूले से देखो चाहे लॉजिकली देखो, भाई फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां मिला, उसको बोलते हैं फोकल। अगर ये मीडियम और ये मीडियम सेम है तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलता रह जाएगा। तो लाइट, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो रे कहां मिलेगा? इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट होगा। तो याद रखना, एक तो ये क्वेश्चन होता है, ठीक। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं डिफरेंट केसेस में कैसे इसका तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे, फोकल लेंथ निकालोगे, और कैसे इसका नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर होता है। लिखो इसको। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा बड़ा होगा, आ रहे देखो, वही मैं बताने वाला हूं। मान लेते हैं कि ये एक मान लेते हैं कि ये जो है एक हमने केस लिया है इस टाइप से। देखो ये एक लेंस है इस टाइप से, तो छोटा बना रहा हूं ताकि मैं ज्यादा केसेस ले सकूं। एक दूसरा लेंस है इस टाइप से, एक तीसरा लेंस है इस टाइप से। एक चौथा लेंस है, मान लो इस टाइप से, मान लो इस टाइप से। ये पांचवा लेंस है, मान लेते हैं ये फिफ्थ लेंस से, मान लेते हैं इस टाइप से। मान लो कि कॉन्केव इसमें छोटा है। चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं। सब स्टेप्स है कि इस टाइप से, ठीक है। अब समझो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, इसका है R2, ये है R1, ये 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 है R2। हम पहले ये जानना चाहते हैं व्हाट द वैल्यू ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो यहां पर जरा देखो, तो R1 पॉजिटिव है, R1 यहां पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में, R2 क्या होगा? नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में, R2 नेगेटिव होगा। इसीलिए 1/R1 माइनस 1/R2, इसको K कहो, तो K क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का पॉजिटिव और सेकंड सरफेस का नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो K क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
सर हाँ, सर अगर इंसिडेंट रेज दूसरी साइड से गिराएं तो तब भी सर वही वो आएगा, opposite तब हो भी वही जाएगा। आएगा, बता रहा हूँ, तब भी वही। अब अभी बताओ, अगर लेफ्ट से गिर रहा है तो वही आएगा, होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो। अगर लाइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्या ठीक है ना ये? यस सर। यहां बताओ, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। R1 देखो, इसका सेंट्रल कर्वेचर लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड। R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। R1 को डालोगे नेगेटिव साइन के साथ, R2 को डालोगे पॉजिटिव साइन के साथ, तो K कितना आएगा? नेगेटिव आएगा ना? सही है। R1 इनफाइनाइट, क्यों? ये प्लेन है। R1 इनफाइनाइट। R2 कितना? नेगेटिव। देखो R2 कितना? नेगेटिव। इसका मतलब 1/R1 माइनस 1/R2 मतलब K क्या होगा? पॉजिटिव। यहां बताओ, R1 भी पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव, K क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डायग्राम देख के बताओ। इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि K क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में है, इसका भी राइट में है, इसका भी राइट में, इसका भी राइट में। अब ये बताओ मुझे, कौन फ्लैटर है? कौन जो है फ्लैटर है? समझ रहे हो कि नहीं? ये एक कर्व है, मेरा हैंड एक कर्व है, मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये फ्लैट हो रहा है, होते होते इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसका बेंडिंग बहुत शार्प है? बेंडिंग शार्प है, शार्प किसका है? R2 का। R1 का क्या है? कम है ना? तो मैं, ये देखो, ये फ्लैटर है, ये ज्यादा फ्लैट है और ये ज्यादा कर्व्ड है। R2 को मैं मान लेता हूं, इमेजिन कर लो, +20। R2 को मैं +20 मान रहा हूं। R1 को क्या मानूं? +10 या +30? +10 या अगर R2 की वैल्यू, अगर R2 की वैल्यू 20 है, R1 की वैल्यू उससे कम या उससे ज्यादा? कम, तो मान लो ये 10 हो गया, इमेजिन कर लो। तो बताओ 1/R1 माइनस 1/R2 क्या आएगा? पॉजिटिव। 1/10 माइनस 1/20 पॉजिटिव। एग्रीड? यहां भी वही होगा। एक काम करो, ऐसे ले लो इसको, अब बताओ, R1 और R2 में दोनों पॉजिटिव है, R1 भी पॉजिटिव है और R2 भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इलस्ट्रेशन लूं, R1 की वैल्यू मान लेते हैं 20 है, मान लेते हैं R1 की वैल्यू 20 है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी जी, कम ना? सही है। तो इस केस में 1/R1 माइनस 1/R2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना? सही है। सही है। अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को। ये μ2 का बना है और μ1 में रखा हुआ है। लेंस का μ2 है और सराउंडिंग का μ1 है। लेंस का μ2 है, सराउंडिंग का μ1 है। लेंस का μ2 है, सराउंडिंग का μ1 है। क्या हुआ? लेंस का μ2 है, सराउंडिंग का μ1 है। अब जरा देखो, यहां दो केसेस पॉसिबल है। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि μ2/μ1 -1 इज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है μ2/μ1 -1 इज पॉजिटिव।
अगर ये डेंसर मीडियम का बना है, तो ये डेंसर मीडियम का बना है और रेयर मीडियम में रखा हुआ है, उस केस में जो तुम्हारा 1 बाय फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है बताओ? μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू के, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यही था ना तुम्हारा फॉर्मूला, क्या था फोकल लेंथ का? μ2 बाय μ1 माइनस 1। ये कौन सा है? ये मीडियम फैक्टर है, ये मीडियम फैक्टर है। और ये क्या है? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये क्या है? शेप फैक्टर है, ये शेप फैक्टर है। तो जरा देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस केस में बताओ, शेप फैक्टर पॉजिटिव और मीडियम फैक्टर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हो गया फोकल लेंथ है पॉजिटिव। एग्रीड? यहां देखो, अगर ये केस है μ2 बाय μ1 माइनस 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। यहां देखो, ये फैक्टर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां देखो फोर्थ में देखो, अब यहां देखो, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। अब क्या करो? इसको रिवर्स कर दो। अब क्या करो? इसको जो है रिवर्स कर दो। अगर μ2 लेस देन μ1 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? μ2 बाय μ1 माइनस 1 इज नेगेटिव। शेप ऐसा ही है, दिखने में लेंस ऐसा ही है, दिखने में लेंस बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, शेप ऑफ द लेंस है, लेकिन ये रेयर मीडियम का बना है और डेंसर में रखा है। जैसे ग्लास के अंदर एक कैविटी बना हुआ है, पूरा मीडियम ग्लास है और इस शेप का एक कैविटी बना हुआ है एयर का। अब क्या होगा? अब ये टर्म आ गया नेगेटिव, तो जहां पर ये पॉजिटिव था इंटू नेगेटिव, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां बताओ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां बताओ, पॉजिटिव, शेप फैक्टर पॉजिटिव है, इस लेंस के लिए शेप फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू, और ये फैक्टर क्या है? नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये देखो, इसका देखो, शेप फैक्टर क्या है? पॉजिटिव, और ये फैक्टर है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। इसका देखो, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव। यहां से क्या मिलता है? अगर कोई भी मीडियम, अगर कोई भी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। मैं यहां लिख देता हूं, एफ का वैल्यू पॉजिटिव इंप्लाइज कन्वर्जिंग लेंस, और एफ की वैल्यू नेगेटिव इंप्लाइज एफ का वैल्यू पॉजिटिव, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। पॉजिटिव मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस और नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंस। तो समझ लो, कोई भी लेंस कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव कर रहा है, कोई भी लेंस कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव कर रहा है, अगर हम उसके मीडियम और सराउंडिंग मीडियम के बीच में जो रिलेशन उसको उलट दें, मतलब अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी लेंस का ज़्यादा है और वो कम वाले मीडियम में कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है, अगर कोई भी लेंस अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है, अपने से ज़्यादा में डाइवर्जिंग करेगा, और अगर अपने से कम में डाइवर्जिंग कर रहा है, अपने से ज़्यादा में कन्वर्जिंग करेगा, उलट जाएगा। क्योंकि जब भी तुम मीडियम का ये रिलेशन बदलोगे, जब भी कोई भी लेंस अपने से रेयर मीडियम में रखने पे कन्वर्जिंग है, तो अपने से डेंसर में डाइवर्जिंग हो जाएगा, और अपने से रेयर में अगर
डाइवर्जिंग है तो उसको अगर डेंसर बना दोगे तो उलट जाएगा। हमेशा याद रखना, ग्लास का बना हुआ लेंस एयर में, ग्लास का बना हुआ लेंस अगर एयर में कन्वर्जिंग है तो एयर से ज़्यादा वाले मीडियम में डिप करोगे तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, और अगर एयर में कोई ग्लास का लेंस डाइवर्जिंग है तो अपने से ज़्यादा में कन्वर्जिंग हो जाए, उलट जाता है। तो याद रखना, अगर μ2 और μ1 का रिलेशन उलट दोगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा। तो याद रखना, इफ μ2 ग्रेटर देन μ1 फोकल लेंथ इज समथिंग, फोकल लेंथ इज f, देन अगर μ2 लेस देन μ1 फोकल लेंथ बिकम्स माइनस f। ये माइनस तो ये प्लस और ये प्लस तो ये माइनस हमेशा होगा, ठीक, इसको याद रखना। अब समझो इसका नाम कैसे करते हैं, हाउ वी नोमेनक्लेचर इट। जिस सरफेस का रेडियस और कर्वेचर ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं। इसका नाम क्या करेंगे समझो, हाउ टू नेम इट, हाउ टू नेम ए लेंस। इन नेमिंग a lens, larger radii is named first, is named first। जैसे यहां देखो R1 और R2 में, R1 और R2 में कौन ज्यादा है, इसको तो सीधे बोलेंगे बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। क्यों बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन का रेडियस और कर्वेचर ज्यादा होता है, तो जिसका रेडियस और कर्वेचर ज्यादा है वो पहले लेंगे। हम इसको कन्वेक्स कन्वेक्स भी बोल सकते थे, इसको कॉनकेव कॉनकेव भी बोल सकते थे, बट कॉनकेव कॉनकेव है तो दोनों साइड कॉनकेव है, उसको बाई कॉनकेव बोल देते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्सो प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेनो क्योंकि पहले जिसका रेडियस कर्वेचर ज्यादा है वो नाम पहले आएगा। यहां क्या करेंगे बताओ, R1 R2 में कौन ज्यादा है, R2 ज्यादा है ना, तो इसको लिखेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो R2 के साइड ये डिप्रेस्ड है, गड्ढा है, R1 के साइड ये बल्ज आउट है, तो क्या बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉनकेव का रेडियस और कर्वेचर ज्यादा है। यहां क्या बोलेंगे इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यहां क्या बोलेंगे इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सही है ना, ठीक है। अब एक चीज को समझो, चाहे लाइट इधर से गिरे या लाइट इधर से गिरे फोकल लेंथ सेम आएगा, दोनों में फोकल लेंथ सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, चाहे लाइट इस साइड से गिरे या फिर लाइट इस साइड से गिरे फोकल लेंथ सेम आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों का साइन उलट दें, अगर हम R1 R2 दोनों का साइन उलट दें तो क्या K की वैल्यू सेम आएगी, सो बताओ। हम अगर R1 की जगह उसका निगेटिव डाल दें और R2 की जगह उसका निगेटिव डाल दें तो क्या ये वैल्यू सेम आएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो बस डायरेक्शन चेंज, मतलब वो प्लेन। हाँ मतलब कहने का है कि हम दोनों चीज कर रहे हैं, हम दोनों चीज कर रहे हैं, हाँ दो चीज कर रहे हैं बेसिकली। क्या हो रहा है देखो, जब लाइट इस साइड से आया R1 ये था, R2 ये था, जब लाइट इस साइड से आएगा तो पहले रेडियस ये होगा, सेकंड ये होगा। हम एक तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है बताओ, जब लाइट इधर से आया पहला रिफ्रैक्शन R1 पे हुआ, दूसरा R2 पे हुआ, R1 माइनस R2। जब इस साइड से आएगा पहले R2 पे होगा तब R1 पे होगा। तो एक तो इसको इंटरचेंज कर रहे हैं और दूसरा माइनस साइन भी
चेंज कर रहे हैं, दोनों का साइन भी चेंज, तो वैल्यू वही आएगा, आएगा ना। जैसे देखो इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। इसको लिख लो अच्छे से, आराम से। तो हम कह रहे हैं फोकल लेंथ is not dependent on direction from which light is incident. मतलब ये समझो कि अगर ये हमारे पास कोई लेंस है, इसकी रेडियस कर्वेचर है R1, इसकी है R2, अगर लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो हम लिखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ इज μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय प्लस R1 माइनस 1 बाय माइनस R2। जबकि इसी केस में अगर लाइट इस तरह से आ रहा है, अगर लाइट का इंसिडेंट राइट टू लेफ्ट है, हो जाएगा 1 बाय फोकल लेंथ इज μ2 बाय μ1 माइनस 1 1 बाय प्लस R2 1 बाय प्लस R2 माइनस 1 बाय माइनस R1। तो देखो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि कौन सा रेडियस पहले लेना है और कौन सा बाद, ये भी बदल गया। क्योंकि यहां से आएगा तो पहले इस पे गिरेगा, तब इस पे गिरेगा। R1 ये होगा, R2 ये, उधर से आएगा तो फर्स्ट रेडियस ये होगा, सेकंड ये होगा। तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, R1 R2 इंटरचेंज कर गया और प्लस साइन कन्वेंशन इंटरचेंज कर गया। तो एक तो A माइनस बी हम लिख सकते हैं इस तरह से, A माइनस बी इज सेम एज माइनस ऑफ A, सॉरी माइनस A माइनस बी इज सेम एज, A माइनस बी इज सेम एज माइनस बी माइनस माइनस A। सही है ना। A माइनस बी, अब B माइनस A करना है बट ऑपोजिट साइन के साथ। पहले था A माइनस बी और अब क्या करना है, B माइनस A करना है, लेकिन साइन भी उलट देना है। खाली उसको ऑर्डर को भी कर दिया ऑपोजिट और साइन को भी कर दिया ऑपोजिट, तो सेम आएगा। एग्रीड? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करने लग जाएगा। क्यों? दूसरे मीडियम में ना। नहीं सर, तो जैसे मान लेते हैं उसका फोकस अगर लेफ्ट में है, हाँ, तो राइट से लाइट आ रहा है, लाइट ऐसे आया और यहां मिल गया, ये हो गया फोकस। और लाइट ऐसे आया और यहां मिल गया, तो ये हो गया फोकस। क्या दिक्कत है? सर पर साइन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। साइन तो चेंज नहीं हो रहा है ना। किसका साइन चेंज हो रहा है? फोकस मतलब अगर फोकस इधर से पैरेलल लाइट के लिए उधर रखना है तो एक माइनस आना चाहिए। तभी ये प्लस आया ना, इसको मानोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ना। इस केस में इसको मानोगे पॉजिटिव डायरेक्शन और इस केस में इसको मानोगे पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों केस में तो प्लस एफ ही रहेगा ना। मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हाँ, वो डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि राइट को प्लस मान रहा है, ऐसा नहीं है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को प्लस मानता है। जी सर। ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद हम मैं एक क्वेश्चन, एक चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज, पहले इसको लिखो। इस केस में दो फोकल पॉइंट और एक ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन करते हैं लेंस में। क्या होता है देखो, एक होता है फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस व्हाट इज दिस? जो बोलते हैं F1। इफ इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे passes through F1, it becomes parallel to principal axis after refraction. लेंस पे जब ये गिरता है तो ये पैरेलल हो जाता है. दूसरा होता है, तो पहले ये देखो इसका मीनिंग क्या है. ये एक डेंसर मीडियम का बना हुआ है, एयर में रखा हुआ लेंस है, और ये एक डेंसर मीडियम का इस शेप का बना हुआ है, और ये एयर में रखा हुआ लेंस है. क्या बताया कि इंसिडेंट रे पासेस थ्रू दिस. अगर इंसिडेंट रे यहां से पास करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. इसको बोलेंगे F1. उसी तरह से यहां पर देखो, अगर इंसिडेंट रे इससे पास करता, F1 से, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. याद रखना ये एक्चुअल रे डायग्राम नहीं है. क्यों नहीं है? कि यहां दो रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां भी और यहां भी. यहां दो रिफ्रैक्शन हुआ है, पहली बार घुमा, दूसरी बार घुमा, तब नेट घुमा. तो हम, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम इसको दो बार नहीं दिखाते, क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा होता है. हम दोनों डेविएशन को मिला के सिंगल दिखाते हैं. तो यहां हमने जो उसको स्ट्रेट इस तरह से पास होता दिखा दिया है, ये सही नहीं है. ये यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट पास होगा, यहाँ तो बेंड करेगा, फिर यहाँ भी बेंड करेगा. हो सकता है एक बार 1 डिग्री बेंड करे, एक बार 2 डिग्री बेंड करे, तो नेट बेंडिंग 3 डिग्री होगा. हमने उसको इसके मिड पॉइंट पे 3 डिग्री का बेंडिंग दिखा दिया. ठीक है, अब समझो, इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस. वो पॉइंट जहां से अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा होता, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू F1 becomes parallel to principal axis from the lens, जब वो लेंस से निकलता है. दूसरा होता है सेकेंड फोकस. इसको बोलते हैं F2. इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, it passes through F2, यानी पैरेलल लाइट वहां मिलता है, पैरेलल लाइट मीट देयर. तो अब यहां पर क्या होगा, देखो, ये होगा F2. समझ रहे हैं? जब हम फोकस, सिर्फ फोकस बोलते हैं तो वी मीन F2. तो यहां देखो, याद रखना, ये जो डिस्टेंस होगा F1, इसकी मैग्नीट्यूड, अगर इसकी मैग्नीट्यूड F1 और इसकी मैग्नीट्यूड F2 बराबर होगी, F1 इज इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड, बट साइन में उल्टा होता है. F1 नेगेटिव है, F2 पॉजिटिव है. यहां देखो, अगर ये मान लेते हैं F1 है इन मैग्नीट्यूड और ये अगर F2 है इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों सेम है. F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड होता है. जो मैंने तुम्हें बताया, लाइट इधर से गिरे या इधर से गिरे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का नाम अलग होता है. अब समझो इसको, व्हेन वी आर सेइंग जस्ट फोकल लेंथ, व्हेन वी से focal length, we mean, या focus, just focus. When we mean focus, when we say focus, that implies second focus. यानी इस केस में फोकल लेंथ का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव. क्यों लेंगे बताओ?
इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में था, ये लाइट यहां मिला, तो ये जो F2 होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो लाइट कन्वर्ज कर रहा है, जो लाइट कन्वर्ज कर रहा है उसके लिए फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव। यहां देखो जो पैरेलल बीम का ऑफ लाइट आया वो डाइवर्ज कर गया, तो ये जो लाइट है जो यहां से निकला ये इसके राइट में तो कहीं मीट करेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस को, ये पीछे मीट कर सकता है। तो यहां पर F2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। F2 वैल्यू नेगेटिव का मतलब है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, अब यहां एक चीज और डिफाइन कर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखो हमने यहां पर तुमको बताया कि यहां पर एक पॉइंट है P1, यहां पर एक पॉइंट है P1 और यहां पर एक पॉइंट है P2, यहां एक पॉइंट है P1 और यहां एक पॉइंट है P2। इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है एक पॉइंट हो P, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम पोल नहीं बोलते हैं, नाम तो P ही रखे हैं बट उसको हम पोल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें से अगर लाइट पास करे तो वो अनडेविएटेड निकल जाता है। अगर कोई लाइट इस पोल से गिरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो वो अपने इंसिडेंट के पैरेलल निकलेगा, यानी कि वो एक स्लैब की तरह बिहेव करता है। तो पॉइंट P को हम डिफाइन करते हैं। तीसरा चीज जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं P। ये होता है दैट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which if light passes it emerges parallel to incident ray। यानी कि ये जो लाइट होता है इसकी खासियत क्या होती है कि अगर कोई लाइट यहां से गिरा और ये अगर पोल से गया तो ये जब निकलेगा ना, इस ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो जो इंसिडेंट रे होगा और जो एमर्जेंट रे होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। स्लाइड शिफ्ट होगा बट वो एक दूसरे के क्या हो रहेंगे, पैरेलल होंगे। जो इंसिडेंट रे हुआ, जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है उनमें एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है। यहां पे वही होता है। अब मैं इसको प्रूव कर दूंगा बाद में कि ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं है कि इसके मिड पॉइंट पे हो। ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे हो। P1 से लेकर P की दूरी डिवाइडेड बाय P2 से लेकर P की दूरी, P1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर और P2 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, ये रेशियो होता है फर्स्ट रेडियस बाय सेकंड रेडियस। इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स P1 P2 in the ratio of their radius of curvature. Optical center P divides P1 P2 in the ratio of their radius of curvature. इसकी radius of curvature अगर R1 है, इसकी अगर R2 है, तो ऑप्टिकल सेंटर उस पॉइंट पे होता है such that P1 P ratio P2 P is R1 by R2। इसको मैं बाद में प्रूव करूंगा, इसको लिख लो और आज का क्लास खत्म करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल। तो उसमें एक्सटर्नल डिवीजन है। हाँ, उसमें एक्सटर्नल डिवीजन, अगर एक रेडियस कर्वेचर नेगेटिव है तो बिल्कुल हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कभी भी नहीं, लेकिन हो सकता है यही पूछा जाए और यही सबसे बड़ा डिसीजन हो जाए। हो सकता है जब ये पूछा जाए तो उस दिन जिसको ये आता है और जिसको नहीं आता है उसमें बहुत बड़ा एक नंबर का गैप क्रिएट हो जाए, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम जानेंगे जरूर। बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस थिकनेस के बाहर भी हो।